हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रियलिज्म है ये एक अप्रोच है या थ्योरी कह सकते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें एक लेंस की तरह काम करती है जिस थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये एक लेंस है जिसे हम जानते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे काम करती हैं। इट टेल्स अस दैट व्हाट व्हाई एंड हाउ डू स्टेट्स बिहेव। इनका जो स्टेट्स या नेशंस का जो बिहेवियर है वो कैसा है, क्यों है और क्या है। Further, it tells us the one thing that is about the war कि जो वार स्टेट्स है ये वार क्यों करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों करते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो ये वार पे आते हैं वार करने में। सो दिस इज़ व्हाट रियलिज्म सेज। फर्दर इट सेज दैट व्हाट डिराइव्स स्टेट्स टू गो टू वार। ऐसी क्या चीज़ है जो स्टेट्स वार करती हैं, किस लिए करती हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट रियलिज्म सीज। और फर्दर अगर हम इसकी मेन आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो जो रियलिज्म बताता है वो बताता है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो अल्टीमेट गोल है। पावर इज़ अ मीन्स टू अचीव सेल्फ इंटरेस्ट। इन दोनों का मतलब ये है कि जो स्टेट है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म ये बस सेल्फ इंटरेस्ट अचीव करना चाहती है, यही इसका अल्टीमेट गोल है। और जो पावर है इट्स अ मीन्स टू अचीव दिस सेल्फ इंटरेस्ट। पावर जो है ये मीन्स है और जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो एक एंड है। सो दिस सेज दैट जो पावर और सेल्फ इंटरेस्ट है, दिस इज व्हाट रियलिज्म टेल्स अस अबाउट द स्टेट। एंड फर्दर इट सेज दैट देयर इज नो मॉरलिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। क्या गलत है क्या सही है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में काम नहीं करता अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। स्टेट को कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे, गलत है या सही, ये चीज़ें मायने नहीं रखती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सो देयर इज नो मॉरलिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। फर्दर इट सेज जो वर्ल्ड है ये अनाकी है, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और जो स्टेट्स है वो सोवरीन है। वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो उनके हक में होता है, वो क्योंकि उनके पास सॉवरेंटी है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस या जैसे यूएन है उनके पास सॉवरेनिटी नहीं है। सो जो सॉवरेनिटी है वो स्टेट्स के पास है। और जो वर्ल्ड है इसमें अनार्की बनता है, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो एनफोर्स लॉज करे या कुछ भी करे। सो और इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं जो रियलिज्म क्या कहता है कि जो वर्ल्ड है एक कंपटीशन में है, ये एक खतरनाक प्लेस है जहाँ पर जो स्टेट्स है या नेशन है वो सिर्फ अपने हक में बात करना चाहती हैं, वो बस पावर गेन करना चाहती हैं, चाहे दूसरी स्टेज को वो मतलब उड़ा भी क्यों ना सकते हैं, बस इनको बस सेल्फ इंटरेस्ट अचीव करना होता है। दिस इज़ व्हाट रियलिज्म सेज। फर्दर इट सेज दैट जो भी नेशन है इसको बस पावर चाहिए, ये ईगोस्टिक है क्योंकि ये सेल्फिश है, जस्ट लाइक ह्यूमनिज़। जो भी ह्यूमनिज़ है एक स्टेट के अंदर, उनकी जो ट्रेट्स है, उनके जो बिहेवियर है ये रिफ्लेक्ट करता है स्टेट्स के बिहेवियर से। इट मीन्स दैट फॉर इंस्टेंस अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो भी लोग हैं या इन जनरल जो भी लोग हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो सेल्फिश होता है, वो इगोस्टिक होते हैं, वो बस पावर हासिल करना चाहते हैं। यही बिहेवियर स्टेट के पास भी होता है क्योंकि स्टेट को रन करने वाले यही ह्यूमन्स होते हैं। सो जो स्टेट्स का बिहेवियर है वो दैट इज़ इक्वल टू द ह्यूमन्स बिहेवियर। दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्लासिकल रियलिज्म जो जे मॉर्गन थ्रू हमें बताता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो जो रियलिज्म है ये हमें ये भी बताता है कि जो वर्ल्ड है ये एज आई सेड दैट इट इज़ अ डेंजरस प्लेस जहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो बस पावर हासिल करना चाहती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं, सिक्योरिटी हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को सर्वाइव करने में इनको जो मेन प्रायोरिटी रहती है। दे एक्ट जस्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट क्योंकि कोई भी इनको बचाने वाला नहीं है, कोई इनको अभी सेफ या सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं देने वाला क्योंकि एज आई सेड दैट वर्ल्ड इज़ अनार्किक। सो दीज आर द आइडियाज अबाउट द रियलिज्म। ये बस यही बोलता है कि पावर है, सेल्फ इंटरेस्ट चाहिए, मॉरलिटी नहीं है, वर्ल्ड अनार्की है। सो जो भी आए हड़प लो। सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द रियलिस्टिक व्यू ऑफ द स्टेटस। अगर हम जानेंगे कि रियलिज्म के जो दो दो पार्ट्स है दैट इज क्लासिकल रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म। सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ इट। क्लासिकल रियलिज्म हमें बताता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो स्टेट नेचर के रिफ्लेक्ट करता है। और जो न्यू रियलिज्म है इसको हम स्ट्रक्चर रियलिज्म भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो भी स्टेट का जो भी एनवायरनमेंट होता है वही स्टेट का नेचर भी होगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ दिस बोथ। पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल रियलिज्म। द नेचर ऑफ नेशन इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। जो भी स्टेट का नेचर होगा वो होगा ह्यूमन नेचर का। एज आई सेड जो भी ह्यूमन के ट्रेट्स हैं वो स्टेट के होता है। ये आर्ग्यूमेंट है किसका, क्लासिकल रियलिज्म, जिसका प्रपोनेंट है जे मॉर्गन थ्यूज। और फर्दर इट सेज दैट जो ह्यूमन है वो सेल्फिश है, ईगोस्टिक है, इसीलिए
जो स्टेट है वो भी ऐसी ही है, क्योंकि ह्यूमन इगोइस्टिक के सेल्फिश ये पावर हासिल करना चाहता है, इसीलिए स्टेट भी यही चीज़ें अपनाना चाहता है। स्टेट्स बिहेव लाइक ह्यूमन। जो क्लासिकल रियलिज्म है इसका जो मेन पॉइंट है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन स्टेट्स इज इक्वल टू द स्टेट स्टेटर। फर्दर जो नियो रियलिज्म है वो कहता है कि स्टेट्स बिहेव्स एग्रेसिवली बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नियो रियलिज्म इस से थोड़ा डिफरेंस है, ये बोलता है कि जो भी टेंशन हो है ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसी की वजह से स्टेट जो है वो एग्रेसिव बिहेव करती है। फर्दर इट सेज वार जो है वो सिस्टमेटिक प्रेशर के इज कॉज्ड बाय बिकॉज ऑफ दैट। जो भी वार होते हैं ये जो एनवायरनमेंट बनता है फिर वार होते हैं, और क्योंकि एज अ सेड एनार्की है तो स्टेट जो भी चाहे वो सॉवरेन है, कोई से रोकने वाला नहीं है। फर्दर इससे सिक्योरिटी, स्टेट जो है वो सिक्योरिटी पाना चाहती है और अपने आप को बचाना चाहती है। दिस इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द रियलिज्म। इट सेज दैट द वे इंटरनेशनल सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड, नो सेंट्रल अथॉरिटी, अनइक्वल पावर अमंग द स्टेट्स, कोई ज़्यादा पावरफुल है स्टेट, कोई कम है, तो इसीलिए जो कम वाली स्टेट है वो बचना चाहती है और जो हेजमोन है वो उसको हट में लेना चाहती है, इसीलिए वार्स होते हैं। इट सेज अबाउट दैट द स्ट्रक्चर है या एनवायरनमेंट है वही मेन कॉज है वार का और कॉन्फ्लिक्ट का। दिस इज द न्यो रियलिज्म मेन आर्ग्यूमेंट। अब हम इस न्यो रियलिज्म में भी दो चीज़ें हैं, दैट इज ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। ये न्यो रियलिज्म के है, रियलिज्म या क्लासिकल रियलिज्म के नहीं बल्कि न्यो रियलिज्म के दो पार्ट्स है, ऑफेंसिव रियलिज्म बाय जे मर्शिमर एंड डिफेंसिव रियलिज्म बाय के वाल्टस। सो दीज आर द टू प्रोपोनेंट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज, ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। ये बस रियल एज आई सेड दैट दीज आर दी सब पार्ट्स ऑफ द न्यो रियलिज्म। ये क्लासिकल रियलिज्म या जनरल रियलिज्म की पार्ट नहीं है। ऑफेंसिव रियलिज्म क्या कहता है, इट्स अबाउट सिक्योरिटी, सॉरी पावर मैक्सिमाइज़र। और जो डिफेंसिव रियलिज्म है ये बस सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहता है। सो दिस इज़ जे मर्शिमर जो इसका मेन प्रोपोनेंट है ऑफेंसिव रियलिज्म का, और जो वाल्टस है वो डिफेंसिव रियलिज्म का प्रोपोनेंट है, ये बस याद रखना ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ऑफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म सेज पावर मैक्सिमाइज़र, द मोर the power the safer a nation is, states want to dominate US hegemon and Nazi regime। सो सिंपली हम इसको पुट ऐसे कर सकते हैं कि ऑफेंसिव रियलिज्म जो कहता है कि स्टेट्स है वो पावर एक्यूमुलेशन करना चाहती हैं। ये इसका जो स्टेट्स का बिहेवियर है उसका बस मेंटेलिटी यही होती है कि जो जितनी मेरे पास पावर होगी उतना मैं सेफ हूँ। जैसे हिटलर करता था जर्मनी में, वो क्या करता था आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, वो स्टेट्स को हड़पता था, पावर एक्यूमुलेट करता था, उसको लगता था जितने मैं पावरफुल बनूंगा उतना मैं सेफ होऊंगा, जैसे यूएस हेजमॉन अब भी करता है। दिस इज द argument of the offensive realism. Further, it says that states always try to get as much as power as possible, even if it means taking risks to make sure no one can threaten them। ये बस पावर एक्यूमुलेट करना चाहती है, पावर हासिल करना चाहती है, क्योंकि इसको लगता है कि जो अगर मेरे पास जितनी पावर होगी उतनी मैं सेफ होऊंगा। ये पावर मैक्सिमाइजर है एज ए सेड। फर्दर जो डिफेंसिव रियलिज्म है ये इसका कंट्रास्ट है, इट सेज ए सिक्योरिटी मैक्सिमाइज। ये बस अपने आप को सिक्योर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, न कि पावर। नेशन जो है ये बैलेंस ऑफ पावर चाहते हैं, जैसे कोल्ड वार में हुआ था। स्टेट्स वांट सिक्योरिटी नॉट पावर। पावर ऑफेंसिव रियलिज्म कहता है, और जो डिफेंसिव रियलिज्म है वो बस ये बोलता है कि सिक्योरिटी चाहिए। So this is the main argument of the defensive realism. It says that states try to get enough power to be safe, but avoid pushing too hard to dominate because that can cause dangerous conflict. ये बस पार्ट नहीं बनना चाहती। So thank you for watching. This is all what I could tell you. I hope you have understood it